हाय एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे सर बैंकिंग की क्लासेस फ्री चाहिए, बैंकिंग की क्लासेस फ्री चाहिए। और बहुत सोचने के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि आपको बैंकिंग की क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी। जो बैंकिंग का देखो बेसिक फाउंडेशन कोर्स है। देखो क्या होता है, जैसे मैंने इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश का इलेक्ट्रिक ग्रामर 01 बैच चल रहा है, उसका जो बेस है ना 8 घंटे की क्लास हमने फ्री की हुई है। अगर आप उस 8 घंटे की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और उसके बाद खुद एफर्ट्स कर सकते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं पे। सेम वे बैंकिंग का भी आपको इतना फाउंडेशन बना के देंगे, चाहे वो 5 घंटे लगे, चाहे 6 घंटे लगे, चाहे जितने मर्जी लगे। टोटल क्लासेस होंगी, टोटल जो घंटे की क्लासेस हैं वो 30-32 घंटे की क्लासेस हैं, लेकिन उसमें से फाउंडेशन जो है वो आपको सही तरीके से डिजाइन करके वेल प्लान करके हमने कोर्स बनाया है। फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल फ्री है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, ठीक है, ये कोर्स तो चलो छोटी बातें, छोड़ दो सब कुछ, ठीक है, लेकिन जो मुझे लगता है कि जिंदगी में ना कभी भी कोई चीज फ्री नहीं हो सकती, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। तो अगर आपको ये फ्री मिल रहा है तो आपकी एक जिम्मेवारी बनती है कि अगर हम यहाँ पे कुछ दे नहीं रहे ना, पैसे नहीं दे रहे, फ्री, देयर कैन बी नथिंग दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट देयर कैन बी समथिंग दैट कैन बी फ्री ऑफ चार्ज। कुछ चीजें फ्री ऑफ चार्ज हो सकती हैं लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकती, कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी, ठीक है। तो बस आप खुद देखिए कि अगर आपको यहां से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप इन रिटर्न क्या कर रहे हैं। यहां पे भी नहीं, किसी भी चैनल पे आप अगर जा रहे हैं ना तो वहां पे अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपने इन रिटर्न क्या दिया। हम कभी लंगर खाने जाते हैं, ठीक है, जब आप कभी लंगर खाने जाते हैं तो वहां पे आप कुछ ना कुछ जो है योगदान करके आते हैं, चाहे वो 5 रुपए है, चाहे वो 50 रुपए है, चाहे वो 500 रुपए है, लेकिन कभी भी फ्री नहीं आते, क्योंकि ये हमारी शर्त है भाई। जो वो सामने वाला लंगर लगा रहा है वो उसके पास भी तो फंड्स चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं से तो लगाएगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर वही मतलब उसको सपोज करो कि उसको कोई फंड्स नहीं रेज कर रहा, ठीक है, उसके पास कोई फंड्स नहीं आ रहे, तो वो कितनी देर तक लगा लेगा, कहां तक वो चला जाएगा। तो ये सब आपकी सपोर्ट के बिना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और मैं आपको ये चीज रियलाइज करवाना चाहता हूं कि कुछ भी हमेशा जिंदगी में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, फ्री ऑफ चार्ज होता है। तो कीमत तो आपको चुकानी पड़ती है, ठीक है। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता था। अब आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये क्लास पे कितना रिस्पॉन्स है। सेकंड क्लास बिल्कुल फ्री है और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बैंकिंग को पढ़ा जाता है और कितनी आसानी से, बहुत ही अच्छे वे में इसको डिजाइन किया। थ्योरी, स्पेशल ट्रिक्स, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह सब कुछ। और डेली शाम को 6 बजे क्लास होगी। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि ये रिस्पॉन्स कितना है इस क्लास का, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, तभी हम इसको फ्री में आगे कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर वंडरफुल रिस्पॉन्स ऑन माई यूट्यूब वीडियो। तो जो मेरा पहला इंट्रो वीडियो था यूट्यूब पर, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया और उसी वजह से मैं आज फिर से एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस की, ठीक है। तो बैंकिंग अवेयरनेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि सर बैंकिंग अवेयरनेस बहुत टफ है, बहुत चैलेंजिंग है, कैसे हम इसको पढ़ें, पहली बार हम इसको पढ़ रहे हैं। तो मैंने यही बोला कि हम इसके ऊपर वीडियोस लेके आएंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉर्ट आउट होगी और पूरा की पूरा कोर्स हम डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो सीरीज में, ठीक है। कस्टमाइज मैंने क्यों लिखा है, कस्टमाइज इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो बैंकिंग अवेयरनेस है ये केवल कोऑपरेटिव बैंक के लिए ही डिजाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखते हैं कि यार उन्होंने बैंकिंग अवेयरनेस चला रहा है, वो SBI PO का भी बैंकिंग अवेयरनेस है, IBPS का भी है, RBI का भी है। तो उससे क्या हो जाएगा कि कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से हो सकता है कि आप लोग वो कंटेंट ना पढ़ पाएँ। इसलिए मैंने डिज़ाइन किया कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ही, ठीक है। तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। हमारा जो पेड बैच है वो आपका आ रहा है और वो बैच आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक इंग्लिश के ऐप पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उस पेड बैच में हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसमें हम जीए का क्लास भी पढ़ेंगे। लगभग 35 आवर्स का जीए का क्लास हम उसमें पढ़ेंगे जिसमें पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग केवल यूट्यूब पर ही पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक हमारे पास अच्छा प्लान है। प्लान ये कि हम उनको लगभग 4 से 6 घंटे का
बैंकिंग का पूरा नॉलेज देंगे और उसमें हम उनको पूरा बेसिक्स पढ़ाएंगे। और इस बेसिक्स को पढ़ने के बाद वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर बैंकिंग अवेयरनेस आसानी से पढ़ सकते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनका बेसिक्स अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये यूट्यूब पर जो क्लास है ये आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके लिए हम कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, बस आपको यूट्यूब पर देखना है। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। ठीक है, पेड बैच में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पेड बैच में हम कंटेंट, जैसा मैंने बताया, कंटेंट्स बहुत लूसिड मैनर में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज मैंने आज या कल में एक टॉपिक आपको पढ़ाया, उस टॉपिक के सारे एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे सो दैट एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका आइडिया आपको मिल जाएगा और आपको कंटेंट में भी फैक्ट्स कैसे याद रखने हैं वो आपको पता चल जाएगा। और इस एमसीक्यूज के बाद हम क्या करेंगे? डाउट क्लासेस भी स्टूडेंट्स का लेंगे सो दैट अगर कोई भी स्टूडेंट्स का डाउट है तो वो डाउट भी उनका सॉल्व हो, सो दैट पूरी तरीके से उनको कॉन्फिडेंस आए कि यार हाँ, ये जो बैंकिंग अवेयरनेस है ये उनके लिए बेहद आसान हो जाए। तो कंटेंट देंगे, एमसीक्यूज देंगे और हम उनको डाउट क्लास देंगे। ठीक है, और 2 मॉक टेस्ट भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपके जो 35 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन के सेट होंगे कि कैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं? सबसे पहला जो आज हमारा बेसिक्स है वो क्या है? बैंकिंग सिस्टम का बेसिक्स है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बैंकिंग सिस्टम है क्या, उसके फंक्शंस क्या, उसकी वर्किंग क्या और उसमें क्या क्या अकाउंट्स या डिपॉजिट्स हैं। ये सेशन पूरा फ्री है, यूट्यूब पर आप देखिए। अगर आपको पसंद आए तो आप एडमिशन ले सकते हैं, नहीं लेना एडमिशन कोई बात नहीं, आप कहीं और भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलो, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम बैंक के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे। देखो, ये HDFC बैंक, सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये एक तरीके का कैसा बैंक है? प्राइवेट बैंक है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, SBI कैसा बैंक है? एक तरीके का ये गवर्नमेंट बैंक है। ठीक है, हम इसको गवर्नमेंट बैंक भी बोल सकते हैं और हम इसको पब्लिक सेक्टर बैंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक। और ये जो बैंक जिसके लिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो है आपका कोऑपरेटिव बैंक। तो ये अलग अलग सारे बैंक हैं, ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट है, और ये दोनों ही बैंक एक ही कैटेगरी में आते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो हम ये पूरा के पूरा बैंकिंग सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, ये हम एक और लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे जिसका नाम होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे तो ये मान के चलो कि आपके लिए मतलब बैंकिंग सिस्टम बेहद आसान हो जाएगा, आपको सब समझ में आएगा फिर कौन सा बैंक है, उसके क्या काम है, वो क्यों कमर्शियल बैंक है, वो क्यों कोऑपरेटिव बैंक है। जैसे आपने नाम सुना होगा नाबार्ड, बोलते हैं ना नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड कैसा बैंक है, क्या इसमें हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सबको डिटेल में करेंगे, लेकिन उसके लिए दूसरा वीडियो होगा। ठीक है, चलिए तो इतना बेसिक्स आपको समझ में आ गया कि HDFC एक बैंक है, प्राइवेट है, SBI गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, और चंडीगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक है। चलिए तो अब हम देखते हैं बैंकिंग सिस्टम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फटाक से बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही लूसिड मैनर में आप लोगों को पढ़ाया जाए। देखो, बैंक का काम क्या होता है, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में बैंक क्या करता है? बैंक बेसिकली सर्कुलेशन ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। क्या करता है? सर्कुलेशन ऑफ मनी। ठीक है, अब इस सर्कुलेशन ऑफ मनी का मतलब क्या है भाई? ये बताओ, आप जिस एरिया में आप रहते हैं, मान लीजिए आप लुधियाना में रहते हैं, आप चंडीगढ़ में रहते हैं, ठीक है, आप संगरूर में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, तो वहां पर मनी पहुंचेगा कैसे? मनी का सर्कुलेशन क्या होगा? इसी के लिए तो हमने क्या बनाया है? बैंकिंग सिस्टम। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, मान लो पेप्सी में आप काम करते हैं, तो क्या हुआ? पेप्सी वालों ने आपको सैलरी दी किसी बैंक अकाउंट में, मान लो HDFC में। आप उस पैसे को यूज कैसे करेंगे? उसके लिए आप या तो पैसा विड्रॉ करेंगे HDFC बैंक से या फंड ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है ना कि एक बैंकिंग सिस्टम हो जहां से हम पैसे का क्या कर सके? लेन देन कर सके। क्या कर सके? लेन देन। उसी के लिए हमने बैंकिंग सिस्टम बनाया। अब ये लेन देन कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, बैंकिंग सिस्टम में क्या होगा? इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब पैसा बैंकिंग सिस्टम में जा रहा है,
कोई बैंक में पैसा क्या कर रहा है, जब डाल रहा है पैसा बैंक में जा रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, एक और होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब क्या, पैसा बैंक से क्या कर रहा है, निकल रहा है, ठीक है, ऐसे ही तो होगा। तो ऐसे बैंक में सर्कुलेशन चलता रहेगा भाई, आएगा पैसा जाएगा पैसा। अब इनफ्लो कैसे होगा बैंक में, वो देखते हैं। भाई ये बताओ, आप बैंक में अकाउंट्स ओपन करते हैं, ठीक है, कौन कौन से अकाउंट्स ओपन करते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स ओपन करते हैं। अभी हम लिखते हैं केवल दो, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट, उनको अभी हम डिटेल में बाद में करेंगे, बाकी सारे अकाउंट्स, ठीक है। तो क्या हुआ, मान लीजिए कि मेरा एक अकाउंट है जिसमें सैलरी आती है, मेरे अकाउंट में सैलरी आई, वो बैंक में जमा हो गया, पैसा रखा हुआ है, उसके ऊपर हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। तो जो भी पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उसके ऊपर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये अकाउंट बिजनेस पर्पज के लिए होता है, ठीक है, इंटरेस्ट। अब ये पैसा बैंक के पास आ गया, बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, मान लो 3 से 4%, 3 to 4%। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, लेट सपोज आपने 2001 1 अप्रैल 2020 को आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए, 100 रुपए आपने डिपॉजिट किए। तो एक साल बाद 1 अप्रैल 2021 को क्या मिलेगा, मान लो 3% इंटरेस्ट रेट है, तो आपको कितना मिलेगा, 3 रुपए। टोटल कितने हो गए आपके, 103, या आपको 4% मिला तो 104 हो गए। क्लियर हो गया, तो हमें फायदा हो रहा है ना, तभी तो हम बैंक में पैसा जमा करेंगे। तो बैंक में जो पैसा जमा करेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट। अब उस पैसे का बैंक क्या करेगा, उस पैसे का बैंक क्या करेगा, लोन्स देगा। लोन्स किसको देगा, भाई जिसको पैसे की जरूरत होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिमांड्स ऑफ मनी, मनी की डिमांड्स को बैलेंस कर रहा है। तो मान लीजिए कि मुझे एक कार खरीदनी है, ठीक है। अब मुझे कार खरीदने, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे लोन चाहिए, राइट। लोन चाहिए तो मैं बैंक के पास जाऊंगा कि भाई मुझे कार लोन दे दो। अब बैंक वाले बोलते हैं कि भाई ठीक है, हम इसके ऊपर 8% चार्ज करेंगे, हम इसके ऊपर क्या करेंगे, 8% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। तो आप समझ रहे हो, बैंक वाला 8% चार्ज कर रहा है और आपको दे कितना रहा है, 3-4%। तो आप समझ रहे हो कि 3% आपको दिया, 8% चार्ज किया, तो 5% उसके क्या हो गए, 5% में उसके एक्सपेंडिचर निकलेंगे और 5% में उसकी क्या होगी, इनकम होगी। आगे बात समझ में, भाई आपने 100 रुपए जमा किए, लेट सपोज उसके ऊपर 4% आपको इंटरेस्ट दिया, और उसी 100 रुपए का बैंक ने लोन दे दिया 8% पर। तो बैंक को कितना मिला, एक साल बाद 108, आपको दिया कितना, 104। तो क्या हो गया, उसको 4% का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, हुआ। तो ये 4% मतलब 4 रुपए का उसको क्या होगा, फायदा। फायदा क्या, भाई उसके एक्सपेंडिचर भी तो होंगे, खर्चे भी होंगे, वो खर्चे निकालने के बाद जो भी बचेगा वो बैंक की क्या होगी, इनकम। इस तरीके से हमारी मनी की डिमांड बैलेंस हो जाएंगी, जो हमारे पास पैसा उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रेट भी मिल जाएगा। और बैंक को क्या होगा, बैंक को फायदा होगा कि जो भी डिफरेंस होगा उससे बैंक के खर्चे निकलेंगे और उससे बैंक का इनकम भी निकलेगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अब आपने जो लोन लिया उसका रिपेमेंट भी तो करेंगे, तो आप उसका रिपेमेंट करेंगे, फिर आप बैंक में पैसा जमा करेंगे, राइट। भाई आपकी डिमांड पूरी हो गई, उस डिमांड से आपने जो भी कार घर जो भी खरीदना था खरीद लिया, फिर आप उस पैसे को रिपे करेंगे, रिपे हो गया। और आप बैंक से पैसा विड्रॉ भी तो कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, विड्रॉल्स, ठीक है। तो आप विड्रॉल्स कैसे करते हैं, भाई आप बैंक से पैसा कैश निकाल लाते हैं, आप बैंक से पैसा चेक से निकाल लाते हैं, आप किसी को फंड ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये भी तो पैसा बैंक से निकल रहा है, राइट। इस तरीके से बैंक हमारी डिमांड क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है। बैंक में अकाउंट ओपन किया, पैसा जमा किया, हमें इंटरेस्ट मिला, इसका मतलब हमें फायदा हो रहा है। हमें पैसे की जरूरत है, कार लेनी है, ठीक है, हमें घर बनवाना है, हमें बिजनेस खोलना है, ठीक है, हमें एग्रीकल्चर लोन लेनी है, तो वो सब हम लोन लेंगे, राइट, वो सब हम लोन लेंगे। और वो सब हम लोन लेंगे, उसके ऊपर हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो हमारी डिमांड बैलेंस हो गई, और उनका जो डिफरेंस हो गया डिपॉजिट्स और लोन का, वो बैंक का क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, इनकम होगा, राइट। समझ में आ गई होगी इतनी बात सभी को। और हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जब हमें जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में अगर मैरिज है तो उसके लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं, तो पैसा मैं वहां से निकाल लूंगा। आई होप कि आपको इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि बैंकिंग सिस्टम कैसे चल रहा है, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें मैं इसमें बताता हूँ। जब हम रिपेमेंट करते हैं, लोन लेते हैं, तो लोन के ऊपर हम क्या पे करते हैं, ईएमआई,
क्या पे करते हैं? EMI। EMI पे करते हैं तो EMI का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई EMI का फुल फॉर्म क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आप लोग ये याद रखेंगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा, कोई बोलेगा कि भाई सर इक्वल होता है इसकी जगह, ठीक है, नहीं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, EMI, ठीक है। तो इतनी बात मेरे हिसाब से सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम क्या करता है? काम करता है। तो आप भी बैंक में यही काम करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या करते हैं? आगे अब हम बात करते हैं किसके बारे में? डिपॉजिट्स के बारे में। ठीक है, डिपॉजिट्स के बारे में बात करते हैं। तो बैंक में कितने कितने टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं वो देख लेते हैं। पहला, डिमांड डिपॉजिट्स। तो बैंक में दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। पहला होता है डिमांड डिपॉजिट्स और दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। शायद नहीं सुने होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। पहला, सेविंग्स अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट्स में दो टाइप के अकाउंट होते हैं, सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? करंट अकाउंट। कौन सा होता है? करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। टाइम डिपॉजिट में भी दो टाइप के अकाउंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, और दूसरा क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं RD और इसको हम बोलते हैं सॉरी FD। FD सभी लोगों ने सुना होगा FD। और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? ठीक है। इन दोनों अकाउंट को हम कंबाइंडली एक और नाम से जानते हैं कासा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिपॉजिट्स दो टाइप के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया आपका? सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, इन दोनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं? कासा। कासा का मतलब क्या होगा? करंट अकाउंट, और ऐसे का मतलब हो गया सेविंग्स अकाउंट। टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट जिसको हम RD बोलते हैं, FD, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको हम टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अब ये बेसिकली है क्या? देखो, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होगा? इस पैसे को आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कैन विड्रॉ एट एनी टाइम, ठीक है। ये इसको और मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो क्या होगा? पेबल, पेबल ऑन डिमांड, ठीक है, पेबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड का मतलब क्या हो गया भाई? ऐसा पैसा बैंक में, ऐसा पैसा जिसको हम कभी भी विड्रॉ कर पाए, उसको हम बोलेंगे क्या? पेबल ऑन डिमांड। मतलब कभी भी हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? डिमांड डिपॉजिट। लेट सपोज आपके पास एक बैंक अकाउंट है जिसमें 50,000 रुपए जमा है, ठीक है। अब आपको 5,000 रुपए अपने दोस्त को उधार देने, लैंड करने। आपका दोस्त, ठीक है, उसने बोला कि भाई मुझे भाई 5,000 रुपए उधार दे दे। तो आप क्या करते हो? आप फटाक से अपने अकाउंट से फंड ट्रांसफर कर दोगे 5,000 रुपए का उसके अकाउंट में। तो क्या इस 50,000 रुपए में से 5,000 रुपए विड्रॉ करने के लिए आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, आपने सीधे अपने अकाउंट से उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया अपने फ्रेंड के अकाउंट में। इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? डिमांड डिपॉजिट। मतलब किसी भी टाइम पर आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। हम किसी को भी पेमेंट कर देते हैं, कभी भी चेक से पैसा निकाल लेते हैं। अच्छा, ATM से जब हम पैसा निकालते हैं तो क्या हम किसी से परमिशन लेते हैं कि भाई पैसा निकाल रहे हैं हम? तो बैंक वाला बोलेगा नहीं अभी नहीं निकाल सकते, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो हम उन्हीं अकाउंट्स को क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं।
क्लियर। चलो अब बात करते हैं हम सेविंग्स अकाउंट की। इतना ये नोट डाउन अगर आपने कर लिया हो तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, सो दैट हमारे पास स्पेस भी बना रहे तो मैं आसानी से लिख भी पाऊँ। ठीक है, चलो तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं आगे की चीज़ें भी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बड़े एग्जाम में आपके जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं कौन सा अकाउंट देखना है भाई। अब हमें देखना है सेविंग्स अकाउंट। देखो सेविंग्स अकाउंट की खास बात क्या है, सेविंग्स अकाउंट इंडिविजुअल्स के लिए होता है, हम आपके लिए होता है। ठीक है, इंडिविजुअल्स के लिए होता है और इंटरेस्ट मिलता है इस अकाउंट के ऊपर हमें। ठीक है, इसमें जो भी पैसा रखेंगे उसमें हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और क्या होती है, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। लिमिटेशंस का मतलब क्या है कि आप कितना पैसा और किस तरीके से पैसा निकालेंगे, वो सब उन सब चीज़ों की आपकी लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि आप कितना भी पैसा कभी भी निकाल पाए अपने सेविंग अकाउंट से, उसकी लिमिट होती है, लेकिन वो बैंक टू बैंक वेरी करती है। करेंट अकाउंट ये आपका क्या होता है, बिजनेस पर्पज अकाउंट होता है। ठीक है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, नो इंटरेस्ट। ठीक है, जीरो इंटरेस्ट अकाउंट होता है आपका। इसका मतलब है बैंक इसको आपको इंटरेस्ट नहीं देगा। ऐसा क्यों, उसके पीछे भी रीजन है, मैं आपको बता सकता हूँ, बता देता हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो आपको याद रखना है सेविंग्स अकाउंट इंडिविजुअल के लिए होता है। जैसे हम अकाउंट ओपन करते हैं अपना सैलरी अकाउंट, तो वो हमारा क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट। देखो करेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, बिजनेस। बिजनेस, अब बिजनेस में हम कितना भी पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी जमा कर सकते हैं। जब आप कितना भी पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, तो क्या बैंक उस पैसे का यूटिलाइजेशन कर पाएगा। मान लो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा है, इसका मतलब क्या है, ये आपका करंट अकाउंट है, इसमें 10 लाख रुपए जमा है, लेकिन हो सकता है कि आप कल ही इस पैसे को निकाल लो। तो इसका मतलब है बैंक उस पैसे का यूज कर पाएगा नहीं, वो कहीं यूज नहीं करेगा, उसको बैंक अकाउंट में ही रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप उस पैसे को कभी भी विड्रॉ करने आओगे। जब बैंक उस पैसे का यूज नहीं कर पाएगा तो बैंक आपको इंटरेस्ट कैसे देगा भाई। अगर बैंक खुद पैसा नहीं कमाएगा तो आपको कैसे देगा कमा के पैसा। इसलिए बैंक करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता। अब देखो सेविंग अकाउंट में क्या होता है, जो पैसा आपने जमा किया वो पैसा ऐसा तो नहीं कि आप रोज उसको निकाल लेते हो, नहीं, वो पैसा आपका पड़ा रहता है, आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते हो। ठीक है, तो इसलिए बैंक आपको उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट रेट दे पाता है, और बहुत ही नॉमिनल सा इंटरेस्ट रेट देता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं देता है। नॉमिनल, बैंक अलग अलग देते हैं, जनरली 3 से लेके 4% तक का इंटरेस्ट रेट आपको सेविंग अकाउंट में मिलता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर इंडिविजुअल अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। और जो बिजनेस पर्पज अकाउंट होंगे, अगर आपके घरों में शॉप्स होंगी तो आपने देखा होगा जो आपकी शॉप का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो सब आपका क्या होगा, करेंट अकाउंट के थ्रू किया जाएगा। समझ में आ गया ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इस ऐप पर अपना कोर्स बाई करोगे तो वो सारे ट्रांजेक्शन किससे होंगे, करेंट अकाउंट से होंगे। ठीक है, और हम उसको क्या बोल रहे हैं, कासा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को नहीं खींचूंगा, केवल उतना पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और मैं गारंटी भी ले रहा हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर आपका बैंकिंग का पेपर नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर पैसा टाइम बाउंडेड होता है। ठीक है, टाइम बाउंडेड का मतलब क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पैसा हमारा क्या हो जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट। देखो इसमें लिखा है फिक्स्ड डिपॉजिट और इसमें लिखा है रिकरिंग। तो फिक्स और रिकरिंग क्या है भाई, फिक्स का मतलब होता है वन टाइम डिपॉजिट। क्या होता है, वन टाइम। वन टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपको पता है कि ये 1 लाख रुपए आप अगले 3 साल तक इनका कोई आपको यूज नहीं है, कोई यूज नहीं करना है। अब देखो अगर आप सेविंग अकाउंट में रखोगे तो आपको 3-4% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको एफडी में रखोगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, लगभग 5 से 6% तक। ठीक है, अब आप एफडी में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है
कि ये पैसा अगले 3 साल तक आपको जरूरत नहीं है, इसलिए हमने उसको क्या बोला, वन टाइम। तो आपने क्या किया, 1 लाख रुपए आपने उठाए, आप सीधे बैंक चले गए, मान लो आप SBI बैंक चले गए, आपने कहा भाई ऐसा करो कितना इंटरेस्ट मिलेगा अगर मैं पैसा 3 साल के लिए जमा करूंगा। SBI बोला सर हम आपको 6% का इंटरेस्ट देंगे। आपने उस पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा कर दिया, टर्म डिपॉजिट। तो ये हो गया वन टाइम, क्लियर। अब दूसरा क्या है, रिकरिंग। भाई रिकरिंग का मतलब ही क्या होता है, रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, ठीक है, बार बार। तो अब बार बार का मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ₹5000 पर मंथ फॉर 5 years। इसका मतलब देखो फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या था, वो वन टाइम था। वन टाइम कैसे, केवल एक बार में 1 लाख रुपए जमा किए। इसमें रिकरिंग में क्या है कि हर महीने मैं 5-5 हजार रुपए जमा करूंगा अगले 5 साल तक। इसका मतलब है 5 साल में कितने महीने होते हैं, 60 महीने, 60 मंथ। तो आप सोचो हर महीने 5-5 हजार 60 महीने तक मैं जमा करूं, इसलिए हम उसको क्या बोले, रिकरिंग। अगली बात समझ में। अब ऐसा हम कब करते हैं वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। मान लीजिए आपका इनकम 50,000 रुपए पर मंथ है, ठीक है, आपके कुछ खर्चे भी होंगे, मान लो पूरे महीने में आपके खर्चे जो है वो 40,000 के हैं, ठीक है, ये आपकी इनकम मतलब आय और ये आपके एक्सपेंडिचर। तो हर महीने आपकी सेविंग्स कितने की हो रही, 10,000 रुपए की। इसका मतलब है 10,000 रुपए का आप यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि खर्चे तो आपके 40,000। तो आपने क्या डिसाइड किया कि यार मैं ये 10,000 रुपए अगर सेविंग अकाउंट में रखूंगा तो कम इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए मैं इसको कहाँ रखता हूँ, रिकरिंग में रखता हूँ, जहां पर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट। तो हर महीने कितना पैसा आप जमा करते जाएंगे, 10,000 रुपए। आगे बात समझ में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट। सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड बैंक किस अकाउंट पर देता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आपके देखो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपकी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मैं कुछ चीजें यहाँ से रिमूव कर दूं सो दैट आपको समझने में आसानी होगी, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या आप पॉज करके भी नोट डाउन। देखो नोट्स बनाते चलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके लिए चीज़ें क्या होंगी, आसान होंगी, ठीक है। तो मैं अभी आपको इससे रिलेटेड जो MCQs आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हम बता देते, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। हो सकता है डाउट आपके हों, बिल्कुल हों, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं सारे डाउट के आपको जवाब भी दे दूंगा, ठीक है। चलो इसको भी यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, स्पेस आ जाएगा, और हम फिर उसके बाद चलो बस, ठीक है, इतना बहुत है, इतना बहुत है, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कासा डिपॉजिट, ठीक है। इसको पेन ले लेते हैं भाई जरा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कासा, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आपका क्या होगा कि MCQ बनेगा, वो क्वेश्चन क्या होगा कि भाई इनमें से कौन सा बैंक अकाउंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, जैसे मान लो मैंने आपको बोला भाई सेविंग्स अकाउंट एक ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने आपको टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया आपको करंट अकाउंट, ठीक है। चौथा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया डीमेट अकाउंट, ठीक है। बहुत लोगों ने डीमेट अकाउंट भी सुना होगा, हम इसके बारे में ही बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब मान लो आपसे पूछा क्या भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बैंक अकाउंट, इनमें से कौन सा बैंक अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं है, ये शेयर मार्केट के लिए यूज होता है, शेयर को बाय और सेल करने के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि आपसे फुल फॉर्म पूछेंगे कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। दूसरा मैंने बता दिया कि इनमें से कौन सा अकाउंट बैंक अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, तो वो आपका क्या होगा, डीमेट अकाउंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि भाई इनमें से कौन से अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, ठीक है। तो भाई कौन सा अकाउंट इंटरेस्ट रेट नहीं पे करता है, किस अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है,
आगे बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके क्या होंगे अकाउंट में। ये आपसे पूछ लेंगे कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस स्टार्ट करना और आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, तो उसके लिए आप कौन सा अकाउंट बैंक में ओपन करेंगे। तो हम क्या आंसर देंगे, करंट अकाउंट आंसर देंगे। आपसे पूछ लेगा कि कोई बंदा मंथली कुछ पैसा बैंक में जमा कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, तो हम उसको कौन से अकाउंट बोलेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिकरिंग अकाउंट बोलेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कौन से अकाउंट के ऊपर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट बैंक पे करता है, तो हम आंसर क्या देंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा बैंक पे करता है। ठीक है, तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी कि हमारे क्या हो गए हैं, डिपॉजिट्स हो गए। आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं जो आपके एग्जाम में होती हैं। हाँ, और भी क्वेश्चन जैसे आपके हो सकते हैं कि एफडी आपका ब्रेक भी हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे एफडी में हम कभी भी पैसा निकाल लेंगे, एफडी ब्रेक भी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, एफडी ब्रेक हो जाता है, लेकिन एफडी ब्रेक करने के लिए भी तो भाई आपको बैंक जाना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट में तो आपको बैंक नहीं जाना पड़ता ना, आप इमीडिएट आप क्या करते हैं, फंड ट्रांसफर करते हैं। एफडी में आप क्या कहोगे भाई, बैंक के पास जाओगे, बैंक से कहोगे भाई मुझे अपनी एफडी ब्रेक कराना है, तो बैंक आएगा ठीक है आप 2 या 4 घंटे बाद आओ, फिर हम आपको पैसे देंगे। दूसरी बात, जो भी इंटरेस्ट बैंक आपको दे रहा है, अगर आप प्री मैच्योर कराते हो, ठीक है, मतलब मैच्योरिटी से पहले आप उसको ब्रेक कराते हो, तो बैंक वाले कुछ क्या करते हैं, चार्ज भी आपके ऊपर लगाते हैं। मान लो वो 6% आपको दे रहे हैं, तो वो आपके ऊपर 1% का चार्ज लगा देंगे, मतलब 6 की जगह आपको केवल 5 देंगे, क्योंकि आप उसको बीच में ही ब्रेक करा रहे हो। तो कुछ ड्रॉबैक्स एफडी के ये भी है, अगर आप एफडी बीच में ब्रेक कराते हो तो। क्लियर, आई होप इतनी बात आपको सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो और क्या क्या देख लेते हैं, चलिए फंक्शंस और देख लेते हैं हम बैंक्स के। बैंक तो हमने देख लिया बैंक कैसे काम करता है, हम बैंक के क्या देख लेते हैं, फंक्शंस। तो बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक बैंक का क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक है, और दूसरा बैंक का क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन होता है, सेकेंडरी फंक्शन, राइट। प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या होगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। भाई बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, तो हम उसको तो प्राइमरी बोलेंगे। और दूसरा बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ग्रांटिंग लोन्स, लोन देना, ग्रांटिंग लोन्स। ये 2 काम सबसे इंपॉर्टेंट है। आप भी जब कोऑपरेटिव बैंक में आपका सिलेक्शन होगा, तो आप देखना, आप इनिशियली अगर आप क्लर्क हैं, ऑपरेटर हैं, तो आप क्या करेंगे, बैंक में जाके मनी कलेक्शंस पॉइंट पर आपको बिठाया जाएगा। जो लोग पैसा जमा करने आएंगे, आप काउंट करेंगे और उसको जमा करेंगे। और ऑफिसर होंगे, इनिशियली वो बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे, तो आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन करोगे। तो डिपॉजिट अकाउंट मैंने आपको बता दिए हैं, कासा हो गया, एफडी हो गया और आरडी होगा। ग्रांटिंग लोन्स, लोन्स की बात करें तो आपको पता होगा, कार लोन मिलता है, होम लोन दिया जाता है, बिजनेस लोन दिया जाता है, राइट, ठीक है, एजुकेशन लोन दिया जाता है, बहुत सारे लोन होते हैं। एजुकेशन लोन हो गया, ठीक है, आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, भाई क्रेडिट कार्ड भी तो एक लोन ही होता है, ठीक है, वो भी एक लोन की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो कार, होम, बिजनेस, एजुकेशन, क्रेडिट, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे और भी लोन होते हैं, वो आपके दिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी फंक्शंस की बात करते हैं, तो इसमें कई सारे फंक्शंस आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक पहला फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एजेंसी फंक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग इनको पढ़ाते भी हैं। एजेंसी फंक्शन का मतलब क्या होता है, वेयर बैंक एक्ट्स एज एन एजेंट, जहां पर बैंक एक एजेंट की तरह काम करता है दोस्तों। अब एजेंट देखो, आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा बैंक में इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है या नहीं मिलती है, मिलती है। आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, आप बैंक से म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, ले सकते नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये सब बैंक क्या होता है, एजेंसी फंक्शन, मतलब बैंक क्या होता है, एजेंट की तरह काम करता है। कैसे करता है देखो, अच्छा आपने देखा होगा आपके घर के आसपास LIC के एजेंट होते हैं, ठीक है, जो LIC की पॉलिसी बेचते हैं। आप सोचो, एक बंदा है, मान लो कोई भी गिन्नी, ठीक है, ऐसे मैंने नाम ले लिया है गिन्नी। अब ये क्या है, ये LIC में एजेंट है, ठीक है, ये आपके पास आता है और इसने कहा कि भाई आप LIC की पॉलिसी ले लो। आपने LIC की पॉलिसी खरीदी, जब आपने LIC की पॉलिसी खरीदी,
तो क्या होगा, LIC कंपनी वाले गिन्नी को कुछ कमीशन देंगे। क्या करेंगे, कमीशन देंगे। देंगे या नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि LIC की पॉलिसी बेची किसने, गिन्नी ने, तो कमीशन किसको मिलेगा, गिन्नी को। अब सोचो गिन्नी की जगह अगर यही LIC पॉलिसी कौन बेचे, बैंक बेचे, तो भाई कमीशन किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बैंक देखो एजेंट है, तो गिन्नी एजेंट है, तो बैंक भी क्या हो जाएगा, एजेंट। और एजेंट है तो एजेंट से हम उसको क्या बनाएंगे, एजेंसी फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, बैंक किसी दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहा है और उसके ऊपर उसको क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। ठीक है, आपने सुना भी होगा, आप हम लोग भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कमीशन बेस्ड होते हैं। भाई किसी प्रोडक्ट को बेच दो, अगर आपने बेच दिया तो आपको 2, 4, 5, 10% कमीशन मिल जाएगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एजेंसी फंक्शन। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी बेचे जाते हैं, तो म्यूचुअल फंड भी बेचेंगे, उसके ऊपर भी क्या होगा, कमीशन मिलेगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एजेंसी फंक्शन हो गया। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा लॉकर फैसिलिटी। ठीक है, अब देखो लॉकर जो है वो लॉकर एजेंसी फंक्शन तो नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या लॉकर किसी और कंपनी का नहीं, लॉकर तो भाई बैंक में ही है, तो लॉकर आपका क्या होगा, एजेंसी फंक्शन नहीं होगा, लेकिन ये सेकेंडरी फंक्शन का हिस्सा होगा। तो कोई मुझे बताएगा लॉकर का मतलब क्या होता है। लॉकर का मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज जो हमारे वैल्यूएबल्स हैं उनको हम डिपॉजिट करते हैं कहाँ पर, लॉकर में। जैसे मान लो गोल्ड, तो क्या हुआ, हमारे पास ज्वेलरी है, अब मुझे डर लग रहा है कि भाई घर में ज्वेलरी रखेंगे तो उसमें रिस्क है, तो मैंने क्या किया, उस गोल्ड को कहाँ जाके रखा, बैंक के लॉकर में जाके रखा। अब बैंक के लॉकर में जाके रखा तो बैंक हमसे क्या चार्ज करेगा, भाई बैंक हमसे क्या लेगा, रेंट लेगा। लेगा या नहीं लेगा, बैंक हमसे क्या लेगा, रेंट लेगा। अच्छा, कोई मुझे जल्दी से बताओ कि अगर बैंक में कोई भी चोरी होती है, बैंक में कोई थेफ्ट होता है, तो क्या बैंक हमारा गोल्ड वापस करेगा। अगर बैंक में किसी दिन थेफ्ट होता है, चोरी होती है, तो क्या बैंक हमारा गोल्ड वापस करेगा, तो मेरा आंसर है नो। बैंक की कोई भी गारंटी नहीं होती है लॉकर के केस में। भाई लॉकर के केस में बैंक की कोई भी गारंटी नहीं होती। अगर कोई भी थेफ्ट हो गया तो बैंक इज नॉट लायबल टू रिपे एनीथिंग, बैंक विल नॉट पे एनीथिंग, बैंक कुछ भी पे नहीं करेगा। ये बात याद रखना। बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि नहीं ऐसा कैसे होता है, ये तो सर ने सही नहीं बताया, लेकिन आप पता कर लेना ऐसा ही होता है। लॉकर में बैंक की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे आपने देखा होगा डिमांड ड्राफ्ट। राइट, अब आपने देखा होगा डिमांड ड्राफ्ट, अब मतलब डिमांड ड्राफ्ट चलता है लेकिन अब उसका बहुत कम यूज़ हो गया। जैसे आपका क्या होगा, चेक हो गया। ठीक है, ये सब बैंक के क्या होगा, सेकेंडरी फंक्शंस का हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा आज, हमने बैंक के फंक्शंस देख लिए, क्या क्या होते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके अलावा हमने बैंक के डिपॉजिट्स भी देखे, डिपॉजिट्स के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और हमने इसके साथ ही हमने बैंकिंग सिस्टम के बारे में भी डिस्कशन किया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। और इसी के साथ हम इस क्लास को क्या करते हैं, फिनिश भी करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि देखो ये सेशन हमारे क्या है, प्रीमियर होते हैं, तो इस वजह से लाइव आपके डाउट नहीं लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप डाउट अपने लिखिएगा और उन डाउट्स को हम देखेंगे। अगर कोई जेन्युइन डाउट होगा तो उसका आंसर भी आपको किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।